आप सभी कॉमर्स के छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं अंकेक्षण का वर्गीकरण। अंकेक्षण के वर्गीकरण में सबसे पहले अंकेक्षण के वर्ग को पढ़ेंगे, उसके बाद अंकेक्षण के प्रकार को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएंगे। एक एक बात पर ध्यान रखिएगा, आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण के वर्ग में पहला वर्ग कह दिया गया है वैधानिक अंकेक्षण, दूसरा वर्ग कह दिया गया है व्यक्तिगत अंकेक्षण, तीसरा वर्ग कह दिया गया है सरकारी अंकेक्षण। ध्यान दीजिएगा, वैधानिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वैधानिक अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो सरकार द्वारा नियम कानून द्वारा अनिवार्य हो। ऐसा अंकेक्षण जो करवाना अनिवार्य हो नियम कानून के द्वारा, विधान के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैधानिक अंकेक्षण। जैसे कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य होता है, बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य होता है, बीमा कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य होता है, प्रन्यास मतलब इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट का अंकेक्षण अनिवार्य होता है, सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण अनिवार्य होता है, निगमों का अंकेक्षण अनिवार्य होता है। इन सभी का अंकेक्षण विधि विधान द्वारा, नियम कानून द्वारा अनिवार्य होता है। फिर से देखिए, वैधानिक अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो नियम कानून द्वारा, विधि विधान द्वारा अनिवार्य होता है, उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। आपसे पेपर में पूछ सकता है कंपनी का अंकेक्षण कैसा है? अनिवार्य है। आपको याद रखना है, कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य, बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य, बीमा कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य, प्रन्यास का मतलब हमने आपको बताया ट्रस्ट का अंकेक्षण अनिवार्य, सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण अनिवार्य, निगमों का अंकेक्षण अनिवार्य होता है। अगला होता है व्यक्तिगत अंकेक्षण। व्यक्तिगत अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो किसी व्यक्ति की, जो किसी संस्था की इच्छा पर निर्भर करता है, वह कराए वह ना कराए। अगर वो समझता है हमें कराना जरूरी है तो अपनी इच्छा के अनुसार करा सकता है, अगर कराना जरूरी नहीं है तो नहीं भी करा सकता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जिसका कराना अनिवार्य नहीं है, बल्कि क्या है? ऐच्छिक है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे होता है एकाकी व्यापार का अंकेक्षण। कोई व्यक्ति अकेला कोई व्यापार चला रहा है, छोटा सा व्यापार चला रहा है, अकेले पूरे अपने व्यापार को देख रेख कर ले रहा है, पूरा अपने अंडर में कर ले रहा है, तो वह अंकेक्षण का कार्य नहीं करवाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अंकेक्षण का मतलब अंकेक्षण का कार्य करवाना क्या है? ऐच्छिक है। साझेदारी संस्था का भी ऐच्छिक है। उसके बाद गैर व्यापारिक संस्था। गैर व्यापारिक संस्था का मतलब होता है जैसे पुस्तकालय, अनाथालय, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, औषधालय, ये सब गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। हमने इतना बताया, अपनी कॉपी में आप लिख लें, इतने अंकेक्षण अनिवार्य हैं। पेपर में पूछता है अगर बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में इतने प्रकार के अंकेक्षण अनिवार्य होते हैं। यहाँ पर निगम लिखा है, निगम का आ से भारतीय जीवन बीमा कंपनी, जो बिजली का कॉरपोरेशन है, जो बिजली उपलब्ध कराती है, निगम का मतलब ये होता है। इतना अनिवार्य है। व्यक्तिगत वाला क्या है? व्यक्तिगत वाला ऐच्छिक है। ऐच्छिक क्यों है? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और नियम कानून के तहत इसका कराना अनिवार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है सरकारी अंकेक्षण कराना कैसा होता है। सरकारी अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार अपने सरकारी विभागों की जांच पड़ताल के लिए अंकेक्षण करवाती हैं, उसे सरकारी अंकेक्षण कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, राज्य एवं केंद्र सरकार का क्या होता है? राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का
सरकार अपने विभागों की जांच पड़ताल के लिए, लेखों की शुद्धता की जानकारी के लिए अपना क्या करती हैं, अंकेक्षण करवाती हैं। इनका एक अलग से ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। अंकेक्षण विभाग इनका होता है, अपना अलग से अंकेक्षण विभाग होता है। उसके बाद जो अंकेक्षण विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपसे पेपर में पूछ सकता है अंकेक्षण का सरकारी अधिकारी सबसे बड़ा वाला कौन होता है, तो यही आपको लिख देना है। आपको ध्यान देना है, अंकेक्षण के प्रकार में सबसे पहले हमें पढ़ना है चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण क्या होता है? चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो पूरे वर्ष भर चलता रहता है। चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो पूरे वर्ष भर चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। क्योंकि ऐसे अंकेक्षण इसलिए कराए जाते हैं ताकि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इसे कहते हैं चालू अंकेक्षण। उसके बाद कह रहा है सामयिक, वार्षिक एवं अंतिम अंकेक्षण। सामयिक अंकेक्षण या वार्षिक अंकेक्षण या अंतिम अंकेक्षण किसे कहते हैं? जो अंकेक्षण पूरे वर्ष में एक बार कराया जाए, वर्ष के अंत में उसे वार्षिक अंकेक्षण या अंतिम अंकेक्षण व सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। अगला होता है मध्य अंकेक्षण। मध्य अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो वर्ष के मध्य में कराया जाता है। क्योंकि जब कंपनी को अपने अंशधारियों को लाभांश देना होता है तो उस लाभांश देने के लिए कंपनी क्या करती है? अपने कंपनी का अंकेक्षण कराती है ताकि वह अपने अंशधारियों को लाभ दे सके। हमने आपको 3 बताया। चालू अंकेक्षण का मतलब पूरे वर्ष भर चलता रहता है। सामयिक या वार्षिक या अंतिम अंकेक्षण का मतलब वर्ष के अंत में अंकेक्षण कराया जाता है। मध्य अंकेक्षण का मतलब वर्ष के मध्य में कराया जाता है ताकि अपने कर्मचारियों को, अपने अंशधारियों को लाभांश दिया जा सके। कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया अंकेक्षण। इस अंकेक्षण के अंतर्गत, कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया अंकेक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है? ताकि जो लोग कर्मचारी हैं काम कर रहे हैं अंकेक्षण के अंतर्गत, जो कर्मचारी अंकेक्षण के अंतर्गत काम कर रहे हैं वे लोग ठीक से काम कर रहे हैं, कार्य प्रणाली का नियम का, कानून का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस बात का अंकेक्षण कार्य प्रणाली अंकेक्षण के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला है आपके सामने प्रमाप अंकेक्षण। ध्यान दीजिएगा, अगला है प्रमाप अंकेक्षण। प्रमाप अंकेक्षण के अंतर्गत होता है जिसमें कुछ विशेष मदों की पूर्ण जांच की जाती है। प्रमाप अंकेक्षण के अंतर्गत क्या होता है? कुछ विशेष मदें होती हैं व्यवसाय में, उनकी पूर्ण जांच की जाती है जिसे प्रमाप अंकेक्षण कहा जाता है। उसके बाद अगला है आकस्मिक अंकेक्षण। आकस्मिक अंकेक्षण का मतलब ऐसा अंकेक्षण जो एकाएक कराया जाता है उसे आकस्मिक अंकेक्षण कहते हैं। आंशिक अंकेक्षण। आंशिक अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो किसी एक भाग के लिए कराया जाता है, उसे आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। अगला है लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण के अंतर्गत जो कंपनियां किसी वस्तु को बनाने का कार्य करती हैं उसके लागत को ज्ञात करने के लिए, उसकी लागत की शुद्धता की जानकारी के लिए लागत अंकेक्षण कराती हैं। अगला है प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जो मैनेजर हैं, जो मैनेजमेंट है व्यवसाय का या बिजनेस का या कंपनी का, उसके लिए मैनेजमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अंतर्गत प्रबंध अंकेक्षण कराया जाता है।
उसके बाद चिट्ठा अंकेक्षण। चिट्ठा अंकेक्षण के अंतर्गत वह अंकेक्षण आता है जिसमें संपत्तियों व दायित्वों का अंकेक्षण कराया जाता है, जिसे चिट्ठा अंकेक्षण कहते हैं। उसके बाद होता है व्यवस्था अंकेक्षण। जो व्यवसाय में, जो कंपनियों में व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्था उसका सही से पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसके लिए व्यवस्था अंकेक्षण कराया जाता है। पूर्ण अंकेक्षण क्या होता है? पूर्ण अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जब पूरे व्यवसाय का अंकेक्षण कराया जाता है, जांच कराई जाती है, उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। आंतरिक अंकेक्षण क्या है? आंतरिक अंकेक्षण का मतलब होता है जब केवल व्यवसाय के अंदर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंकेक्षण कराया जाता है, तो उसे आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। बाह्य अंकेक्षण क्या होता है? बाह्य अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जब व्यवसाय के बाहरी पहलुओं की जांच कराई जाती है, तो उसे बाह्य अंकेक्षण कहते हैं। रोकड़ अंकेक्षण। रोकड़ अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो व्यवसाय में रोकड़ है, जो शेष बचा हुआ है, वह सही है कि नहीं सही है, कम तो ज़्यादा तो नहीं खर्च कर दिया गया, खराब तो नहीं कर दिया गया, कोई गबन नहीं कर दिया गया, इसकी जांच कराई जाती है, केवल रोकड़ की जांच। अगला है संचालन। व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो जांच कराई जाती है उसे संचालन अंकेक्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। अब आपको मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।